तो हम अब अर्ली विटगेंस्टाइन कर रहे हैं। ये हमने शुरू में देखा था कि विटगेंस्टाइन ने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी। दूसरी किताब जो थी वो जेल में बैठे हुए नोट्स वोट्स लिखते रहते थे कि वो मिलिट्री में थे। ये पढ़ाते तो थे, ये एक जगह कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे थे, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई वर्ल्ड वार, तो चूँकि इन्होंने जेट जहाज़ बनाए थे और इंजीनियर थे इनके, इसलिए इनको मिलिट्री में भर्ती कर लिया गया। तो ये इटली में पकड़े गए, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, प्रिजनर ऑफ वार। तो ये वहाँ बैठे हुए नोट्स वगैरह लिखते रहते थे। वो इनके मरने के 2 साल बाद छपी। उस किताब में इन्होंने अपनी पहली किताब का अर्ली जो विटगेंस्टाइन, पहले विटगेंस्टाइन की जो किताब थी उसका पूर्ण रूप से खंडन कर दिया। बहुत सारे लोग तो ट्रैक्टेटस को पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि जो सारा ही खंडन कर दिया उसने। कई यूनिवर्सिटियों में ट्रैक्टेटस है ही नहीं लगा हुआ, क्योंकि ट्रैक्टेटस को उसने खुद ही, ये दुनिया की पहली एग्जाम्पल है कि एक आदमी ने अपने सिद्धांत को स्वयं खंडन कर दिया सारा, कि सब बेकार है कि। तो अर्ली विटगेंस्टाइन अलग है और लेटर विटगेंस्टाइन अलग हैं। 2 अलग अलग उनका स्वरूप है। अब ये पहले वाले में हमें क्या है कि हमने सारा देखा है, जो समस्या है इनकी, वो समस्या है कि भाषा का स्वरूप क्या है और भाषा का जगत के साथ संबंध क्या है। जगत को व्यक्त करने में, इस जगत की अभिव्यक्ति करने में, जगत के बारे में कुछ कहने में भाषा कितनी सक्षम है, कितनी सक्षम नहीं है। तो जगत के साथ भाषा का क्या संबंध है, भाषा और जगत, ये 2 समस्याएं इनके सामने हैं। जगत क्या है और भाषा का स्वरूप क्या है। पहला जो इनका वाक्य है वो यही है कि ये जगत है, यही सब कुछ है। ये जो जगत है यही सब कुछ है। द वर्ल्ड इज, दिस इज वर्ल्ड एंड दिस इज ऑल। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये वर्ल्ड क्या है, ये दुनिया क्या है, जब इसकी व्याख्या करने लगते हैं, क्योंकि इनके 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह से इनको एक्सप्लेन करने में इन्होंने 11 एक्सप्लेनेशन इसके दिए हैं वर्ल्ड क्या है। तो कहते हैं वर्ल्ड जो है सारी कंपोज है, किस चीज़ से बनी हुई है, ये फैक्ट्स। दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ फैक्ट्स। और ये फैक्ट जो हैं ये भी इनके अपने शब्द हैं। वस्तु स्थिति, स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये फैक्ट जो हैं सारी, ये वस्तु स्थिति के द्वारा संरचित है सारे। आप दुनिया की फैक्ट्स को काउंट करके और दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये वस्तु स्थिति के साथ किस तरह जुड़ी हुई हैं। एक आदमी को आपने जाके कहा कि इनका जो कमरा है उस कमरे का वर्णन मुझे करके, वो कमरे में गया और उसने जाके क्या किया कि कमरे की जो वस्तुएं थी उनको काउंट करके ले आया। वो इतनी किताबें हैं, इतनी मेज़ें हैं, इतनी कुर्सियां हैं, इतना ये है, इतना वो काउंट करके ले आया। और काउंटिंग में उसने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, पूरा काउंट करके रख दिया और ला कर रख दिया। तो काउंटिंग करके अगर उसने चीज़ों को ला करके रख दिया तो उससे कमरे की वस्तु स्थिति, द स्टेट ऑफ अफेयर्स नाम दिया है उन्होंने उसको। तो कमरे की स्टेट ऑफ अफेयर्स एक्सप्लेन नहीं हो जाती उससे। उनकी संरचना देखनी पड़ेगी कि जो फैक्ट हैं वो इस कमरे के अंदर या कैसे अंदर एक दूसरे के साथ कैसे संरचित हैं। अब जब इन चीज़ों को हम देखते हैं कि इस कमरे के अंदर संरचित क्या है, तो हमें संरचना को देखना पड़ता है। वो संरचना जो है उसको ये संबंध नहीं कहते, ये संरचना कहते हैं। अब इस संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए जब भाषा चलती है कि इसको,
तो भाषा इसके कुछ तथ्यों को, फैक्ट्स को, वस्तुओं को नहीं, वस्तु का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, ये करते हैं फैक्ट्स को। तो भाषा जो है वो उस फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर देती है। जो फैक्ट्स हैं इसके सीधे साधे एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं। जब उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने लगती है ये, तो सबसे पहले ये क्या करती है कि फैक्ट्स को, सरल फैक्ट्स जो हैं, पहले उनके पर प्रकाश डालती है। तथ्यों को ये देखती है कि सरल तथ्य कौन से हैं। सारे तथ्य जो है देखते हैं तो कुछ तो ऐसे ऐसे जो वो एक्सप्लेन भी फिर मिक्स्ड प्रोपोजिशन में होते हैं, लेकिन जो सरल तथ्य हैं भाषा के स्वरूप में, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रोपोजिशन, प्रपोज करना कुछ चीज़, स्टेटमेंट नहीं है। हर स्टेटमेंट प्रपोजिशन नहीं होता। आप कहाँ जा रहे हैं ये प्रपोजिशन नहीं है। तो तथ्यों की व्याख्या करने में, तथ्यों को एक्सप्लेन करने में भाषा जो है वो सरल तथ्यों को एक्सप्लेन करती है एलिमेंट्री प्रपोजिशंस में। एलिमेंट्री प्रपोजिशन बिल्कुल वैसी हैं जैसी रसल के एटॉमिक प्रपोजिशंस थे। बहुत ही सिंपल प्रपोजिशंस होती हैं जो जगत की सिंपलेस्ट फैक्ट को, रसल ने इनको एटम कहा। संसार में लॉजिकल एटम से बने हुआ सारा संसार, ये फिजिकल एटम से नहीं बल्कि लॉजिकल एटम से बना हुआ है। तो लॉजिकल एटम को एक दूसरे से स्वरूप को जोड़ने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो बन जाती हैं प्रोपोजिशन। तो ये प्रोपोजिशन जगत के तथ्यों के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, ये कहलाती हैं एलिमेंट्री प्रोपोजिशन। एलिमेंट्री प्रोपोजिशन है तथ्य का यथावत, जैसी स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके अंदर वो तथ्य जिस तरह का है बिल्कुल उसी तरह का उसे हमें सामने हमारे रख देती हैं। जब हम कोई प्रोपोजिशन बोलते हैं, स्टेटमेंट नहीं, जब भी हम जगत की फैक्ट्स के बारे में, यहाँ भी वस्तुओं की बात नहीं करते, जगत के अंदर जो फैक्ट, जगत जो है ये फैक्ट से कंपोज है, फैक्ट से बना हुआ सारा जगत, वस्तुओं का बना हुआ नहीं है। तो जब हम फैक्ट्स में सिंपल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं सारी की सारी, तो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन हमारे सामने क्या करती है कि जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, या जिस चीज़ के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, भाषा कुछ कह सकती है, ये उसका चित्र एकदम हमारे सामने ला के खड़ा कर देती है। अगर वो प्रोपोजिशन कोई चित्र हमारे सामने ला के खड़ा कर रही, तो इसका मतलब फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। जैसे हम कोई प्रोपोजिशन बोलेंगे, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन जो मिक्स प्रोपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स हैं, कंपोज ऐसी हैं सारी, कंपाउंड प्रोपोजिशन है, वो तो पूरी तरह से हमारे सामने नहीं लाएंगी। लेकिन जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन है वो फैक्ट्स को, जिस फैक्ट को वो एक्सप्लेन करना चाहती हैं, जिस फैक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वो, तो उस फैक्ट को हमारे सामने एकदम बिल्कुल उसकी पिक्चर सामने आ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तो जितनी प्रोपोजिशन है वो फैक्ट्स की पिक्चर हैं, और इसलिए जब हम प्रोपोजिशन को समझ लेंगे तो उस फैक्ट को भी अच्छी तरह में समझ जाएंगे। ये कहलाती है पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। कुछ लोग कह रहे थे ना कि मीनिंग ऑफ मीनिंग पे क्या काम कराया। अलग अलग लोगों ने मीनिंग की अलग अलग थ्योरी दी है। ये जो थ्योरी दे रहे हैं ट्रैक्टेटस में थ्योरी है, इसको उन्होंने बाद में रिजेक्ट कर दिया है, पिक्चर थ्योरी को। उसमें जो इनकी अगली किताब है उसमें इसने कहा पिक्चर थ्योरी सब आर्टिफिशियल भाषा की थ्योरी है। इन्होंने मीनिंग एज यूज़ उसमें ला कर दिया है बाद में, लेकिन अभी ये कहते हैं कि पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग देते हैं। मीनिंगफुल प्रोपोजिशन वही होगी जो फैक्ट्स की बिल्कुल पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत कर दे इस जगत की फैक्ट्स के बारे में।
इसलिए इन्होंने इसके आधार पर जितनी मेटाफिजिकल तत्व ज्ञान की प्रोपोजिशन है उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। तत्व ज्ञान की कोई भी प्रोपोजिशन हमारे सामने जगत की फैक्ट को बिल्कुल उसकी पिक्चर हमारे सामने ला के प्रस्तुत नहीं करती। मेटाफिजिक्स क्या है? जो कुछ नहीं कहा जा सकता किसी चीज़ के बारे में, उसको भी कहने का प्रयास करती है। सारी मेटाफिजिक्स इसी इस पर है। भाषा का मिसयूज जब होगा तो उसमें से मेटाफिजिक्स निकल जाएगी। और उन्होंने भी यही कहा, जो भाषा दर्शन वाले हैं, ऑल फिलोसफी द आउटकम ऑफ बैड ग्रामर। जितनी भी मेटाफिजिक्स है, तत्व ज्ञान जो है जिसको हम कहते हैं, वो तत्व ज्ञान सारा का सारा ग्रामर के मिसयूज के कारण से हुआ है। और एग्जाम्पल क्या देते हैं कि कांट ने एक जगह क्या कहा, आई इज द ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन। जब उसने आई के साथ इज लगा दिया तो ये होगा कि आई कोई ऐसी चीज़ है जो अलग चीज़ है, बिल्कुल इज आई है। और अगर कह देते आई एम द यूनिटी तो सीधा साधा वाक होती, मैं सब जितने मेरे अनुभव हैं मैं सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, तो कोई मेटाफिजिक्स नहीं बनती। लेकिन उसने गलती से या जानबूझ करके आई के साथ इज लगा दिया। आई इज़ दी ट्रांस, अब देख रहे हैं कौन सी ट्रांसेंडेंटल यूनिटी है, वही आई कहलाएगी, आत्मा कहलाएगी वो। तो आत्मा की खोज में लग जाते हैं कई जगह। बट हमारे क्या होता है कि जब हम भाषा बोलते हैं सादा, तो उस सादा में हम फिलोसफिकल भाषा या लॉजिकल भाषा में मेटाफर का प्रयोग नहीं करते, रूपक अलंकार इनका प्रयोग नहीं करते। लॉजिक की भाषा में, सिंपल भाषा में अगर कोई भी अलंकार आ जाएगा तो पोइट्री बन जाएगी, फिलोसफिकल भाषा नहीं रहेगी। पोइट्री फिलोसफी को एक्सप्लेन नहीं करते, पोइट्री किसी तथ्य को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पोइट्री तो मेटाफर को एक्सप्लेन कर सकती है। जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसको भी कहने की कोशिश करती है। उर्दू में आपने देखो, आप उनकी एग्जाम्पलों छोड़ को उर्दू में देखो, तेरा मुखड़ा चांद जैसा है। अब इसको जब चांद को मेटाफर में एक्सप्लेन किया तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पोइट्री बन गई। इसको लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कहेंगे चांद में बड़े बड़े धब्बे हैं, तेरे चेहरे पर भी बड़े बड़े काले धब्बे होंगे। कहीं इधर को काला धब्बा होगा, कोई इधर को काला होगा। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे सारे को, इस सेंटेंस को, तो फिर हमें कहना पड़ेगा तेरा चेहरा ऐसा है, वो गोल गोल है। अब किसी का चेहरा गोल भी हो सकता है, किसी की थोड़ी जो है नीचे को निकली हुई जरा लंबा चेहरा। लेकिन हम जब चांद से उसको मेटाफर कर दिया तो उसका लॉजिकल ये होगा। इसको अब लॉजिकली एनालाइज करो इस भाषा को। नंबर 1 सिंपल प्रोपोजिशन, फैक्ट प्रोपोजिशन, तेरा चेहरा गोल है, प्रकार रख करके घुमा दो, गोला बन जाएगा, वो तेरा चेहरा कहलाएगा। फिर उस चेहरे के अंदर तेरे चेहरे पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं, कहीं पर सारे चेहरे पर बड़े बड़े धब्बे हैं मोटे मोटे। तो ये सिंपल प्रोपोजिशन जो प्रोपोजिशन है, जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रोपोजिशन थी, जब इसको सिंपल में एक्सप्लेन करने लगते हैं तो ये तथ्यों के बारे में बात ही नहीं करी। हम तो कहना चाहते थे तेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, और यहाँ हो गया कि तेरे चेहरे पे काले काले गड्ढे, इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं। तो जहाँ भी अलंकार आ जाएगा भाषा के अंदर, वो फिलोसफिकल लैंग्वेज नहीं रहेगी, वो पोइट्री बन जाएगी। पोइट्री फिलोसफी को बिगाड़ देगी और फिलोसफी पोइट्री का नाश कर देगी। अब नई तस्बीह ढूंढें हुस्न की कोई अदीब, साहित्यकार अब कोई उपमा नई खोजें, पुरानी उपमाओं को छोड़ दें और नई उपमा खोजें। अब कोई तशबीह माने उपमा, अब कोई तशबीह खोजें हुस्न की कोई अदीब जो साहित्यकार हैं, क्योंकि चांद को तो रूस के रॉकेट ने मैला कर दिया।
अब अगर चांद कहेंगे तो क्या तेरे मुंह पर सारे मक्खियाँ उड़ रही हैं, गर्द उड़ रही है तेरे मुंह पर, रूस में मैला कर दें। तो ये पोइटिक भाषा फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करती। ये जो भाषा है जिसमें एलिमेंट्री हमारी प्रपोजिशन बनती हैं, ये जगत की कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं। और वो फैक्ट्स चूँकि हमारी एक स्टेट ऑफ अफेयर के अंदर संरचित हैं, वो उस स्टेट ऑफ अफेयर को भी हमें ज्ञान थोड़ा बहुत करा देती हैं उसका। जहाँ वो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन एक दूसरे से मिलेंगे, उसका कल हमने देख लिया था कि लॉजिक के द्वारा उनको जोड़ते हैं हम। अब उसकी अगर हम वर्णन करने लगेंगे तो बहुत सारा दिक्कत पड़ जाएगा, लेकिन कल हमने देखा था थोड़ा बहुत। एक स्टेटमेंट है, एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन है P, एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन है Q। अब हमने किया T डॉट T, P इज़ ट्रू, Q इज़ ट्रू, तो जो कंपाउंड पोजीशन बनेगी वो भी ट्रू होगी। अब हमने दूसरा किया, इफ़ P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, तो P डॉट Q फॉल्स। तो इस तरह से हम जोड़ते चले जाते हैं। हमारी जो ट्रुथ फंक्शन जोड़ने के हमारे पास हैं, वो कल हमने छोड़ दिए थे इसलिए कि सारा लंबा काम हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रुथ फंक्शन जो हैं वो 4 तरह के ट्रुथ फंक्शन हैं। वो 4 तरह के ट्रुथ फंक्शन फिर एलिमेंट्री प्रोपोजिशन को आपस में जोड़ के कोशिश करते हैं कि वस्तु स्थिति को हम समझ लें पूरी तरह से। लेकिन उनमें वस्तु स्थिति को जोड़ने में इसलिए गड़बड़ हो जाती है कि वो कंपाउंड होती हैं, सिंपल नहीं होती। और सिंपल जो होती हैं वो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन होती हैं। तो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन जो होती हैं वो हमें जगत का थोड़ा सा ज्ञान बोध करा देती हैं। और उस बोध कराने में जैसे हमने देखा, व्हाट कैन नॉट बी सेड शुड नॉट बी सेड। कल हम यही देख रहे थे कि जो चीज़ नहीं कही जा सकती, अगर उसको हम कहने की कोशिश करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और वहीं पता लग जाता है। इन्होंने जब ट्रैक्टेटस लिखी सारी की सारी, और पीएचडी के लिए उसको सबमिट करने के लिए पहले रसल के पास ले गए कि मैं पीएचडी के लिए सबमिट कर रहा हूँ। सौभाग्य से रसल ही इनके एग्ज़ामिनर बने। तो रसल के पास इन्होंने जाकर के ये कहा कि अगर तुम मुझे समझते हो कि बिल्कुल मूर्ख हूँ, कंप्लीटली मैं टोटली एक फुलिश मैन हूँ, तो मैं फिर जा कर के जहाँ वायुयान चला रहा हूँ, जेट चला रहा हूँ मिलिट्री के अंदर, वहीं चला जाऊँगा। और अगर अब तुम समझते हो कि मुझे जगत के बारे में चिंतन करना चाहिए एंड आई कैन बिकम ए फिलोसफर यानी वाइज मैन, तो फिर मैं इसको ट्रैक्टेटस को पीएचडी के लिए सबमिट करूँगा। तो रसल ने ये तो नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो या वाइज मैन हो। उन्होंने कहा यू नीड नॉट गो टू मिलिट्री फॉर जेट, तुम मिलिट्री में जहाज़ चलाने के लिए जाने योग्य नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम फिलोसफर बन सकते हो। तो ये बड़े खुश हो गए कि हाँ, मेरी जो ट्रैक्टेटस है वो संसार को एक्सप्लेन कर रही है सारी की सारी। तो इन्होंने फिलोसफी में अपना कैम्ब्रिज में फिर पढ़ाने लगे। तो ट्रैक्टेटस में इन्होंने कहा कि अगर आप एलिमेंट्री प्रोपोजिशन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन कौन सी पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, तब आप जगत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जगत को समझना ही तो फिलोसफी का काम है। और अगर आप एलिमेंट्री प्रोपोजिशन को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, दिस कॉल्ड पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। आपकी एलिमेंट्री पोजीशन अगर बिल्कुल उस चीज़ की पिक्चर आपके सामने आंखों के लागे खड़ा कर देती है, तो इसको लेकर के उन्होंने सारा मेटाफिजिक्स का, एथिक्स की प्रोपोजिशन जो वो होती हैं, वो भी इमोशनल एक्सप्रेशन होती हैं, उनमें कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होती हैं सारे के सारे। लेकिन हम उन्हें कहने की कोशिश करते हैं एथिकल चीज़ों को कहने की। तो जो चीज़ नहीं कही जा सकती उसको कहने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो इन्होंने रसल से कहा कि मुझे बताओ मैं बिल्कुल फुलिश हूँ, ये तो नहीं कहा मैं, उसने कहा कि अगर मैं कम्प्लीटली फुलिश हूँ
तो मैं फिर जहाज़ चलाने के लिए चला जाऊँ। और अगर मैं थिंकर बन सकता हूँ, सोच सकता हूँ, फिलोसफर बन सकता हूँ, तो मैं फिर फिलोसफी की तरफ बात करूँ। एवरी मैन इन द वर्ल्ड इज़ आइदर ए फूल और ए फिलोसफर, बीच में कुछ नहीं है। हर आदमी या तो चिंतन करता है, गहन चिंतन, तो वो फिलोसफर बन जाता है, और एक आदमी ऐसी चीज़ों को कन्फ्यूजन में रहता है, वो फूल कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन को समझ लेगा और जगत का जो चित्र है जिसको वो खींच रही है, उस चित्र को समझ लेगा, वो आदमी समझ लो कि वो दुनिया को उसने समझ लिया, फिलॉसफी को समझ लिया। फिर उनके बेसिस पे वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाएगा। उसके लिए हमने कल छोड़ दिया था कि कैसे बनेंगी चार जो ट्रुथ फंक्शन है हमारे, उनके द्वारा कैसे जोड़ेंगे। एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन ली, दूसरी एलिमेंट्री ली, फिर तीसरी भी ले सकते हैं। उन तीनों को जोड़ करके फिर कंपाउंड प्रोपोजिशन कैसी बनेगी, ट्रू बनेगी या फॉल्स बनेगी या क्या बनेगी, और फिर जगत का कंपाउंड रूप कैसा बनेगा, वो हमारा बाद में होगा। लेकिन पहले हमें एलिमेंट्री प्रोपोजिशन समझनी पड़ेंगे। तो उन्होंने ले करके कहा कि सारी मेटाफिजिक्स जो क्या करती है, वो एलिमेंट्री पोजीशन ऐसे ही लेती है जिसको हम, इसके लिए उन्होंने यूसुफ फेवल की कहानी रखी थी कि जहाँ हम नहीं कुछ मीनिंगफुल नहीं बोल सकते, इफ़ यू वांट टू स्पीक मीनिंगफुली, अदरवाइज पास इट ऑन टू साइलेंस। तो इसके लिए बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत पुरानी ग्रीक भाषा में, 3000 साल पुराने, कि एक गधा था, भूखा था, वो बहुत कहीं जाता था, खेतों में बाड़ लगा रखी थी उन्होंने, तो कहीं उसे खाना नहीं मिल रहा था, बड़ा परेशान था। तो एक जगह उसने घूमते घूमते क्या देखा कि एक शेर मरा पड़ा है, और कई दिन का मरा हुआ, इसलिए उसकी खाल ऊपर को निकल जाएगी, कंकाल नीचे निकल जाएगा। तो उसने वो खाल जो थी उसकी अपने उठा ली और अपने ऊपर डाल ली, अपने ऊपर। अब गधे ने जब खाल अपने ऊपर डाल ली, तो जिधर को जाए, शेर यहाँ कहाँ से आ गया, अरे इधर को शेर आ रहा है, बच्चों को भी कहा भागो। अब गधा जो था वो खेत के अंदर घुस गया, रोकने वाला नहीं, बाड़ तोड़ के अंदर घुस गया, बढ़िया खेत में खाना खाने लगा। गांव के लोग जो थे उन्होंने कहा, भैया हमने किसी शेर को आज तक घास खाते हुए नहीं देखा, ये शेर पता नहीं कैसा है, घास खा रहा है, तो देखना चाहिए शेर कैसा है। कुछ लोगों ने कहा, भैया ये घास नहीं खा रहा, ये घास के अंदर कोई मरे हुए जानवर और शेर तो जानवरों को ही खाता है, यहाँ कोई जानवरों में मर गए उनको तो खा रहा है ये सारा, तो कोई खेत में मत जाना बिल्कुल। तो गांव के आदमी जो थे वो असमंजस में रहे, और गधे को आनंद आ रहा, खूब खाओ मज़े से, कोई रोकने वाला नहीं। तो गधे ने जब खाना वाना खा लिया तो उसे मस्ती आ गई, और उन्होंने ऊपर को मुंह उठा करके ढेंचू ढेंचू करना शुरू किया। बस जैसे ही उसने ढेंचू ढेंचू शुरू कर लिया, गांव के लोग जो थे लट्ठे ले गए, भाई ये तो कोई शेर की खाल में गधा है थोड़ा, हम तो जब कह रहे थे कि गधा घास नहीं खाता, ये कोई गड़बड़ है। मार मार के गधे को कचूमर निकाल दिया, मर गया गधा वहीं। तो उस यूसुफ फेवल को उन्होंने उठा करके कहा कि बेटर यही था, गधा साइलेंट रहता तो ज़्यादा अच्छा था। भाषा बोलने के कारण से पता लग जाता है कि आदमी मूर्ख है या पढ़ा लिखा आदमी है। इसके लिए मैंने अपनी हिंदी का भी एक बताया था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कहानी है कि एक आदमी अंदर बैठे थे मेज़ पे, उन्होंने अपना मेज़ पे पैर रखे हुए थे और आराम से बैठे थे। उनका चपरासी आया, उन्होंने कहा सर कोई आदमी मिलने आए हैं, बहुत बढ़िया शॉल ओढ़ी हुई है उन्होंने, और बहुत बढ़िया कोई आदमी, रेशमी शॉल, बड़े आदमी मालूम देते हैं। तो उन्होंने एकदम पहले पैर पीछे खींचे और मेज़ के ऊपर गर्द जम गई थी, उस साफ सुफ किया, बैठ गए और कहा बुला लो, अब बुलाओ। उनको बुलाया, उनको आया, आइए आइए, आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यूसुफ है। अब असली शब्द होता है यूसुफ। उसने कहा मेरा नाम यूसुफ है। उसने कहा अच्छा, अगर तेरा नाम यूसुफ है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं अपने पैर मेज़ पर से सकोड़ के बैठूं?
उन्होंने फिर दोबारा मेज़ पे पैर रख लिए, बैठ जा। तो वो जो ऊपर के कपड़े थे, जो शेर की खाल उसने गधे ने ओढ़ी हुई थी, उस गधे को अगर वो ऐसे ही ओढ़े रहता, अगर वो मौन रहता, तो इनके पैर उसकी तरफ को, मेज़ की तरफ को नहीं होते। अगर वो गधा मौन रहता तो ये ना पहचाना जाता कि गधा है, लोग समझते शेर है। तो इन्होंने भी कहा कि आदमी को अगर कोई, इफ़ यू वांट टू स्पीक, स्पीक मीनिंगफुली। और मीनिंगफुली जब बोल सकते हैं जबकि आप ऐसे प्रपोजिशन बोलें जिनसे कि एकदम जिस जो आप कहना चाहते हैं वो पिक्चर आपके सामने आ जाए, जो सुनने वाला है उसको बिल्कुल उसकी पिक्चर सामने आ जाए, तो इसका मतलब आपने मीनिंगफुल बोला। यही पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है। और अगर आपने कोई बात बोली और जो वस्तुस्थित स्टेट ऑफ अफेयर जो है दुनिया की, वो सुनने वाले के सामने नहीं आई जिससे आप सुना रहे हैं, तो इसका मतलब आप मूर्खों की बात बोल रहे हैं। उससे तो अच्छा है आप चुप ही बैठे रहो सारे के सारे।